Hello and welcome guys in the new video of Statistic 2। ये वीडियो मैं एग्जाम से 2 दिन पहले वीक 5 to 8 रिवीजन के लिए बना रहा हूँ। अब अगर कोई बिल्कुल ही ब्लैंक है वीक 5 to 8 के बारे में तो मैं पहले ही बता दूं ये वीडियो उसको कुछ हेल्प नहीं करेगा। मैंने ऑलरेडी पूरे वीक की समरी को एक कम टाइम में एक शॉर्ट वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो अगर आप पूरे वीक के समरी को देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देखिए। इस वीडियो में उतना डिटेल में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज, इस वीडियो में मैं कोई प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी नहीं करने वाला हूं। प्रॉब्लम की प्रैक्टिस के लिए भी मैंने क्योंकि वो जस्टिफाइड नहीं होगा, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस के लिए भी मैंने एक्टिविटी के सोल्यूशन वीडियो बना रखे हैं। तो कोई अलग से एक्टिविटी की वीडियो है उस पर आप जाकर के पूरा एक्टिविटीज के सोल्यूशंस आप देख सकते हैं, या अगर लेक्चर के साथ है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैंपिंग कर रखी है, आप डायरेक्ट एक्टिविटी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। तो उससे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के अप्रोच पता चलेगा। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका ऑलरेडी टॉपिक कवर है और एग्जाम से पहले वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा टॉपिक कवर फिर से एक बार रिवाइज करें। तो ये एक समरी वीडियो, शॉर्ट वीडियो है जिससे उनको इससे गो थ्रू होने पर ये पता चल जाएगा कि इस वीक में क्या क्या कंटेंट हैं। तो मैं हर टॉपिक पे हर कंटेंट पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे उनको एक रिकॉल वैल्यू हो जाएगी। माइंड में जो ऑलरेडी स्टोर है वो एक रिकॉल हो जाएगा। बट अगर आपके माइंड में कुछ है ही नहीं तो आपको ये वीडियो ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। आप समरी वीडियो और एक्टिविटी के सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर देखें। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारे लिंक अवेलेबल कर दूं, जिससे अगर आप एक जगह आपको सारे लिंक मिलेंगे तो आप क्लिक के थ्रू तुरंत जा सकते हैं वहां पे। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, मेरा 99% मैं वहां डाल दूंगा। ओके, तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। अब आपको क्लियर होगा कि ये वीडियो किसके लिए है। मैं इसमें एक शॉर्ट नोट मुझे मेरे पास है वीक 5 to 8 का, तो मैं उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे जिनका टॉपिक ऑलरेडी कवर है उनको ये पता चल जाएगा कि वीक 5 to 8 का कंटेंट क्या है। एक रिकॉल हो जाएगी, दिमाग में एक रिकॉल वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए। तो वीक 5 जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और पहला पॉइंट है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सीडीएफ। सीडीएफ आप जानते हैं क्या होता है? देखिए, ये फंक्शन एफ, कैपिटल एफ सीडीएफ कहते हैं, जो कि बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, और इसकी वैल्यू होगी 0 से 1 तक। 0 से 1 तक होगी। इज सेड टू बी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इफ, ये 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है एफ जो होगा वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, टेकिंग वैल्यूज बिटवीन 0 to 1। मतलब एफ की जो वैल्यू होगी 0 से शुरू होगी और 1 तक होगी, कोई डिक्रीजिंग नहीं होगा बीच में, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, एक्स की वैल्यू अगर निगेटिव की ओर टेंड करती है तो एफ की वैल्यू जो है 0 की तरफ ट्रेंड करेगी, और एक्स की वैल्यू अगर माइनस इंफिनिटी की तरफ जाती है तो 0 की तरफ जाएगी, और पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाती है तो एफ की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी। टेक्निकल एफ इज ए कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट। टेक्निकली जो है एफ वाला जो ग्राफ हमारा होगा राइट से कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आइए देखते हैं सीडीएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल क्या होता है। उसे कोई भी एक्स के एक वेरिएबल हमारा एक्स है, उसके एक वैल्यू पर हमारा सीडीएफ पूछा जाए एक्स के लिए, तो क्या होता है वो एक्स तक का टोटल, शुरू से लेकर के एक्स तक का, 0 से लेकर एक्स तक का, उसके प्रोबेबिलिटी का सम होता है। एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स हमारा एक पॉइंट है तो इस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी का सम होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सीडीएफ क्या होता है कि अगर हम ए टू बी पॉइंट तक का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। बी तक की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बी तक की प्रोबेबिलिटी में आएगा 0 से लेके बी तक की प्रोबेबिलिटी, और ए की प्रोबेबिलिटी में आएगा 0 नहीं, सॉरी, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से बी तक आएगा और ए की प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी से ए तक आएगा। तो हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर देंगे तो हमारा ए से बी तक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स जो होता है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। एफ ऑफ एक्स टेक्स नॉन निगेटिव वैल्यू, इसमें जो है निगेटिव वैल्यू, नॉन निगेटिव वैल्यू लेता है, निगेटिव वैल्यू नहीं होती है एफ ऑफ एक्स की।
एक्स की नहीं, एफ ऑफ एक्स की। और एक्स जो माइनस नेगेटिव जाता है तो जीरो जाता है, इन्फिनिटी जाता है तो 1 जाता है। ठीक है। थ्योरम, रैंडम वेरिएबल विद सी डी एफ एफ ऑफ एक्स करा है कि गिवन है कि एक सी डी एफ एफ है, देयर एग्जिस्ट ए रैंडम वेरिएबल एक्स टेकिंग वैल्यूज इन आर सच दैट, ये है ठीक है, इफ एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स एंड एफ ऑफ एक्स राइजेज फ्रॉम f1 टू f2 एट एक्स, जंप मतलब जंप होता है, देन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x होगा f2 माइनस f1। क्या कह रहा है कि अगर किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x एंड f ऑफ x जो होता है राइज करता है f1 टू f2, जंप करता है, तो क्या होगा उस पॉइंट पर जो होगी x इज इक्वल टू x पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो f2 माइनस f1। ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी इज कंटिन्यूअस एट x, तो इसलिए कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है। अगर कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, कंटिन्यूअस नहीं है जंप है तो उस पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी होगी f2 माइनस f1 होगी। f2 होगा जो जंप के बाद जहां पॉइंट पहुंचता है वहां की प्रोबेबिलिटी, और f1 का मतलब जंप से पहले वाली प्रोबेबिलिटी। तो f2 वाली प्रोबेबिलिटी और f1 वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है। ओके। A random variable x with CDF is said to be continuous random variable if f of x is continuous at every x। अगर f of x हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो इसको हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहेंगे। कहने का मतलब ये होगा कि CDF हैज नो जंप या स्टेप, कोई जंप या स्टेप नहीं है, और किसी एक पॉइंट पर अगर उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करें तो जीरो मिलेगी फॉर ऑल x, ये दो पॉइंट रहेंगे तो हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है। ओके। अब आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ। पीडीएफ क्या होता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x with CDF f of x is said to be have a PDF if for all x नॉट, जो होगा प्रोबेबिलिटी जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी से x नॉट तक का इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे हम f ऑफ x का, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो हमें जो है CDF मिल जाए तो उसी को हम PDF बोलेंगे। यानी कि PDF का जो होता है डिफरेंशिएशन CDF होता है, सॉरी CDF का डिफरेंशिएशन PDF होता है, और PDF का इंटीग्रेशन हमारा CDF होता है। तो किसी भी एक पॉइंट पर अगर पीडीएफ बोला जाए तो माइनस नेगेटिव से उस पॉइंट तक का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें CDF मिल जाएगा, इसी को पीडीएफ कहते हैं। CDF इज द इंटीग्रल ऑफ द पीडीएफ, डेरिवेटिव ऑफ CDF wherever it exists is usually taken as the PDF। मतलब CDF का जो डेरिवेटिव होगा वो PDF होगा, और PDF का जो इंटीग्रेशन होगा CDF होगा। वैल्यू ऑफ PDF अराउंड x नॉट इज रिलेटेड टू x टेकिंग वैल्यू अराउंड x नॉट। किसी भी एक पॉइंट पर अगर वैल्यू की बात की जा रही है तो इसका मतलब उसके आसपास की प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, ठीक उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे पीडीएफ में तो जीरो होगा। हायर द पीडीएफ हायर द चांस दैट x लाइज देयर। पीडीएफ की वैल्यू जब हायर होगी तो ज्यादा चांस होगा उसको इवेंट को पॉसिबल होने में, हैपन होने में। For a random variable x with PDF f of x and event a is subset of the real line and its probability is computed। ठीक है, आपको पता है, प्रैक्टिस आपने किया है तो मैं मान के चलता हूं। डेंसिटी फंक्शन वही बात हो रही है जो अभी हम कह रहे थे, PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वही है। सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल x, सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट वो होता है जहां पर f ऑफ x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो हो। सपोर्ट हम f ऑफ x की वो रेंज को सपोर्ट बोलेंगे जिसमें उसका जो PDF है वो ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है। सपोर्ट x कंटेन इंटरवल इन विच x कैन फॉल विद पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी। ओके। कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कंटिन्यूअस का, उसमें जो हमारा पैरामीटर होता है a टू b होता है, और उसका जो PDF होता है 1/b माइनस a, x की वैल्यू होती है। ये सब फार्मूले हैं और आपको एग्जाम में दिए रहेंगे, तो इन फार्मूले एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF और CDF, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम x माइनस म्यू बाई सिग्मा करते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Z फॉलो करता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0,1, मतलब कि x में से हम उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू को, म्यू को, एवरेज को, मीन को माइनस करते हैं और सिग्मा से भाग देते हैं, तो हमारा ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट हो जाता है, नॉर्मल फॉर्म हो जाता है, और नॉर्मल 0,1 फॉलो करेगा, ये आपको पता है। फंक्शंस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का फंक्शन आ गया। तो फंक्शन
जो होता है एक्स स्क्वायर एक्स वाई, जो हम फंक्शन पढ़ते आए हैं अलजेब्रा में, वही तरह के फंक्शन होते हैं। और मोनोटोनिक डिफरेंशिएबल फंक्शन वो होते हैं जहां पर जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज हो। एक्स अगर इंक्रीज हो रहा है उसका फंक्शन भी इंक्रीज हो, या एक्स डिक्रीज हो रहा है उसका फंक्शन भी डिक्रीज हो। ऐसा ना हो कि एक्स के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से फंक्शन पे अलग इफेक्ट आता है, तो मोनोटोनिक नहीं कहा जाएगा। मोनोटोनिक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसका मैंने वीडियो में, जो मेरा समरी वीडियो, उसमें भी तरीका बताया था कि हमें अगर उसका पीडीएफ निकालना है तो कैसे करते हैं। यहाँ पे भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, आपको रिकॉल हो जाएगा। सपोज दैट हमारा है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं पहला काम करता था, हमारा पहला टारगेट होता था कि हमें dx अपॉन dy निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा y की पावर -1/2। फिर हम करते थे dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन dy जो हो जाएगा -1/2 और +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा +1 तो हाफ हो जाएगा। 1 मिनट। तो ये हो जाएगा -1/2 वाई, और इसकी पावर हो जाएगा -1/2 -1 यानी -3/2। तो ये हो गया dx अपॉन dy, हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर इक्वेशन नंबर 2 में मैं निकालना होता था f ऑफ x y के टर्म में। तो f ऑफ x अगर हमारा बोला है कि x हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो x f ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x। अब मैं इस f ऑफ x में x के यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे, यानी f ऑफ y स्मॉल y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा, और x की वैल्यू क्या है y के टर्म में, y की पावर -1/2 यानी 1/√y। तो माइनस लैम्डा अपॉन √y हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाता था हमारा, फिर आ जाता है f ऑफ y हो जाता था y के टर्म में, ये y की पावर -½ है और यह y की पावर -½ है, यानी कि अपान रूट डिवाइडेड बाय √y हो जाएगा। तो हो जाएगा लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा अपान √y डिवाइडेड √y। तो ये हमारा आ जाता था y का पीडीएफ। y एक फंक्शन था एक्स स्क्वायर के x के लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन था, और ये हो जाएगा f ऑफ y हो जाएगा y का पीडीएफ हो जाएगा। अगर हमारा x का रेंज सपोज दैट 0 से 1 है, तो हमारा y की भी रेंज 0 से 1 हो जाएगा। अगर x का रेंज हमारा 2 से 3 है, तो y का रेंज क्या हो जाएगा, 4 to 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक, चलो अब आता था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे डिस्क्रीट के केस में कैसे निकालते थे कि हमारा जो x की जो वैल्यू होती थी उसमें हम उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके और टोटल वैल्यू के साथ यही काम करते थे, और फिर हम ऐड कर देते थे तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू देते थे। तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम, जो हमारा पीडीएफ दिया होगा, पीडीएफ एफ ऑफ एक्स दिया है, उसमें हम x का या x का कोई भी फंक्शन का अगर एक्सपेक्टेड निकला, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का जिसका निकालना, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जी ऑफ एक्स से एक्स का फंक्शन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा। जी ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे गिवन रेंज में, तो ये हो जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। इसी तरह एक्स के लिए भी, इसी तरह अन्य के लिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का ऐसे होता है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, आपको पता होना चाहिए। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। इस फार्मूले की जरूरत कई बार पड़ती है जब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना होता है, तो हमें वेरिएंस पता चल जाता है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्म का, एक्सपोनेंशियल का, नॉर्मल का जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस दिया हुआ है, आपको याद भी होगा और एग्जाम में भी दिया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्कोज इनइक्वालिटी। मार्कोज इनइक्वालिटी क्या बताता है, मार्कोज इनइक्वालिटी बताता है अपर बाउंड। इफ x इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू एंड नॉन नेगेटिव सपोर्ट x, तो x इज लेसर देन 0, प्रोबेबिलिटी x इज लेसर देन 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है,
देन मतलब x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। कहने का मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x इज लेस देन 0, हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 होगी। x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब हम मार्कोव इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन सम वैल्यू पॉइंट c, ये होता है लेस देन और इक्वल टू म्यू अपॉन c, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बाई c। एक फार्मूला है, इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कम ही आएगा, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसी तरह चेबिशेव इनइक्वालिटी होता है, इससे रिलेटेड आ सकता है। x इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो ये होता है मॉड x माइनस म्यू का जो वैल्यू है, x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का जो डिफरेंस है, उसकी जो मॉड वैल्यू है उसका ग्रेटर देन और इक्वल टू k टाइम्स सिग्मा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन k स्क्वायर। ये फार्मूला भी एग्जाम में दिया रहेगा, आप इसका इस्तेमाल किए तो आपको पता है कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। अब वीक 6 शुरू होता है। वीक 6 में है मार्जिनल डेंसिटी। मार्जिनल डेंसिटी कैसे काउंट करते हैं? तो मार्जिनल डेंसिटी कैसे काउंट करते हैं आपको पता है, पहले भी आपने किया डिस्क्रीट के केस में। जैसे हमें जिस पॉइंट पर मार्जिनल डेंसिटी निकालना है x का या y का, उस पॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं, और दूसरा हमारा जो वेरिएबल है, जैसे x का हमने एक पॉइंट फिक्स कर दिया x1, x का एक पॉइंट फिक्स कर दिया x1, दूसरा जो वेरिएबल y है उसके हर वैल्यू के लिए, उसका सपोज दैट 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू है, तो 0 से 10 तक की वैल्यू का हम निकाल लेते हैं PDF x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो वही हमारा मार्जिनल डेंसिटी ऑफ होता है x1 की। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y की पॉइंट स्मॉल y पॉइंट पे मार्जिनल डेंसिटी जो होगी वो सिग्मा होगी, x का पूरा रेंज लेंगे हम, और f ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू y। तो मतलब जो हमारा y का जो वैल्यू है स्मॉल y, इसको फिक्स कर देंगे और x का पूरा रेंज लेते हैं और उसको सम करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट गिवन कंटिन्यूअस, तो ये जो है कह रहा है कि इसमें हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, डिस्क्रीट भी वैल्यू रहती है और कंटिन्यूअस भी वैल्यू रहती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देके बताऊं कि कोई पॉपुलेशन है जिसमें कुछ परसेंटेज मेल की है, कुछ परसेंटेज फीमेल की है। सपोज दैट मेल की परसेंटेज है 0.6, फीमेल की परसेंटेज है 0.4, और फिर हाइट की एक डाटा है, तो ये हमारा डिस्क्रीट वैल्यू है। मेल और फीमेल जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है, और इनके फिर हाइट का डाटा है। जैसे मेल की जो है एवरेज हाइट है सपोज दैट 155 है, और फीमेल की एवरेज हाइट है 150 है। तो इस हिसाब से जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनती है कि गिवन दैट एक हाइट है 156, तो क्या कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये फॉर्मूला है। इस फार्मूले में क्या है कि x इज इक्वल टू एक्स स्मॉल एक्स गिवन y इज इक्वल टू वाई नॉट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो जो कंडीशन दिया होता है उसका हम मार्जिनल लेते हैं, बाकी दोनों का हम ज्वाइंट लेते हैं। तो इस तरीके की जो क्वेश्चंस जब तक आप नहीं देखेंगे उसके सॉल्यूशंस क्या है मैंने करवा रखे हैं, तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा। यहाँ पर थोड़ा सा बताना इससे जस्टिफिकेशन नहीं होगा, और नहीं इसको मैं बिल्कुल अभी पॉइंट क्लियर कर सकता हूँ। आप इसके जाके सॉल्यूशंस वीडियो जरूर देखें, इससे आपको आइडिया लग जाएगा ये क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पर मैंने आइडिया दिया कि ये पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों वेरिएबल जो है एक साथ मिक्स हो जाते हैं क्वेश्चन में, और उनके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिलेटेड क्वेश्चन था। होपफुली ये इन टर्म में नहीं आएगा, या बहुत ही रेयर आएगा इससे क्वेश्चन, लेकिन आप इसको देखना हो तो वहां जाके देख लीजिए। फिर होता है ज्वाइंट डेंसिटी, बहुत प्रैक्टिस किए हैं हम लोगों ने, हमेशा करते हैं, एग्जाम में भी आएगा, इन टर्म में भी आएगा। इसमें डबल डेरिवेशन करना होता है एक्स एंड वाई का, जैसे जो पहले लिखा है। फिर आता है 2D यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। 2D यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है कैसे होता है। जो भी इसका हम ग्राफ बनाते हैं, जो रीजा उसका जो एरिया होता है वो एरिया का हो जाता है, जो PDF हमारा होता है 1 अपॉन एरिया हो जाता है। वही कह रहा है रीजन D इन R स्क्वायर विद टोटल एरिया मॉड D है, तो वही है जो इसका PDF होता है 1 अपॉन मॉड D हो जाता है। मार्जिनल डेंसिटी क्या होता है? मार्जिनल डेंसिटी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कि जिसकी मार्जिनल डेंसिटी जैसे x हैज द मार्जिनल डेंसिटी, x का जो है मार्जिनल डेंसिटी हमें निकालना है, तो हमें x के गिवन पॉइंट पे y का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का कहने के लिए है, बट y की रेंज दी रहती है, उस रेंज में हमें उसके प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना होता है।
और y की मार्जिनल डेंसिटी के लिए हमें x का फुल रेंज लेना पड़ता है। फिर आता है इंडिपेंडेंस विद ज्वाइंट डेंसिटी, इंडिपेंडेंस वेरिएबल। इंडिपेंडेंस वेरिएबल के बारे में हम जानते हैं कि अगर दो वेरिएबल इंडिपेंडेंस है, कंटिन्यूअस के केस में भी वही होता है, तो उनका जो ज्वाइंट डेंसिटी है उनके मार्जिनल डेंसिटी के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इफ इंडिपेंडेंट द मार्जिनल डिटरमाइन द ज्वाइंट डेंसिटी। ठीक है। कंडीशनल डेंसिटी क्या होती है, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है वैसे ही होता है कि y गिवन x इज इक्वल टू a की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो f ऑफ एक्स वाई में हम x की वैल्यू a रखेंगे और y की वैल्यू y रखेंगे, उसकी ज्वाइंट डिवाइडेड बाई x के इज इक्वल टू a पर उसका मार्जिनल डेंसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप, मैं रिकमेंड करूंगा आप जरूर देखना। मैं ये नोट जो है पीडीएफ है इसको भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, फॉर बी सच दैट सेम y इज इक्वल टू बी के लिए फॉर्मूला लिखा है, सेम चीजें हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल डेंसिटी, कंडीशनल डेंसिटी की ये जो होते हैं प्रॉपर्टीज क्या है कि ए बी अगर हमें निकालना है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वाई गिवन एक्स इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ये हो जाती है वाई की वैल्यू बी पे एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए गिवन वाई इज इक्वल टू बी की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला इनसे रिलेटेड जब तक क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट से फॉर्मूला हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में दिए रहेंगे। ओके, मार्कोस इनकल से वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या करते हैं जी में हमारा जो आईआईडीज हैं x1 से लेके xn तक की आईआईडी है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू है और वेरिएंस हमारा सिग्मा स्क्वायर है और उसका जो सैंपल मीन है तो सैंपल मीन हमारा x बार है। तो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी x बार का और म्यू का जो मॉड वैल्यू का डिफरेंस होगा, मॉड डिफरेंस होगा, वो अगर एक डेल्टा से ग्रेटर देन है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डेल्टा से ग्रेटर देन हो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है लेस देन और इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन डेल्टा स्क्वायर। तो फॉर्मूला है, फार्मूला के बेस पे क्वेश्चन होते हैं, कैसे करना है आप देखेंगे तो पता चलेगा। यूजिंग सीएलटी टू अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हम जो हमारा जो वेरिएबल है उसको हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाते हैं। जैसे हमारा वेरिएबल y है, इसमें इज इक्वल टू x1 से xn तक का सम है, तो इसको जो हमें नॉर्मल 0,1 में हम ले आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। कैसे लाते हैं, y माइनस y का हम जो म्यू होगा वो माइनस करते हैं यानी एन म्यू, और y का जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, एक का x का जो डेविएशन है सिग्मा है तो y का n टाइम्स है तो रूट एन सिग्मा होगा। तो इसे y माइनस एन म्यू अपॉन रूट एन सिग्मा जो होगा हमारा ये नॉर्मल 0,1 फॉलो करता है। तो इसका यूज हम करते हैं अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं एक्टिविटीज में, आप देखिए उससे आपका आइडिया लगेगा कि कैसे करना है क्वेश्चन। ओके, टेस्ट फॉर मीन, ये हाइपोथेसिस वाला क्वेश्चन स्लाइड आ गया इसमें, ये कैसे आ गया तो इस वीक का है नहीं। लेट मी चेक, अभी वीक 7 आता है। ठीक है, ओके, वीक 7 में क्या है, इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वीक 7 में कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला का बहुत जरूरत पड़ेगा, उस फार्मूला से सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए हम इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कवर करते हैं, ऐसे पॉइंट पर टाइम नहीं लगाते हैं जो हम और कंफ्यूजन क्रिएट करें और एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो। देखिए सैंपल मीन क्या होता है आप सबको पता है, अगर सैंपल है हमारे पास तो सैंपल मीन होगा सबका सम बाई एन। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, जो सैंपल मीन है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है वो म्यू होता है, जो एक्स के एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू है वही सैंपल मीन का भी एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है म्यू। और वेरिएंस, सैंपल मीन का जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन सैंपल मीन का वेरिएंस। सैंपल मीन में क्या होता है कि हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 सब में हमारा n से जो होता है डिवाइड होता है, तो इसलिए हमारे वेरिएंस में हो जाएगा n स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन वो n टाइम्स ऐड भी होता है तो हम n टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये एक n कट जाता है तो सिग्मा स्क्वायर बाई n आ जाता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन इक्वल्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन डिक्रीजेस विद n।
डिक्रीजेज विद n, ठीक है। फिर सैंपल वेरिएंस क्या होता है? सैंपल वेरिएंस पता है आपको, एस स्क्वायर जो होता है, हर वैल्यू में से उसके सैंपल मीन को माइनस करके स्क्वायर्ड सम करिए, फिर डिवाइडेड बाय n-1, ये सैंपल वेरिएंस होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस, अब ये भी एक वेरिएबल है, तो इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस जो होगा वो हमारा सिग्मा स्क्वायर था, डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस होता है। वैल्यूज ऑफ सैंपल वेरिएंस ऑन एवरेज गिव द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल प्रोपोर्शन क्या होता है? सैंपल प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ xi फॉर विच a इज ट्रू अपॉन n, जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी होता है सैंपल प्रोपोर्शन, जितने नंबर ऑफ xi जिसके लिए इवेंट ए ट्रू हो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ओके, मीन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a, वेरिएंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन टेंड्स टू 0। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। शेरनॉफ इनइक्वालिटी, ये सारे फॉर्मूला इन बेस पे क्वेश्चन होंगे। देखिए मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये समझने वाला पॉइंट है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है कि अगर x भी है जीरो मीन रैंडम वेरिएबल, मतलब x का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर जीरो है तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x को हम डिनोट करते हैं mx ऑफ लेमडा इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज mx ऑफ लेमडा, जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर लेमडा x होता है। e टू द पावर लेमडा x का एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है। ओके, तो जब इसको एक्सप्लोर किया गया e टू द पावर लेमडा x को, तो ये इस फॉर्म में हुआ, फिर वो हो जाता है 1 प्लस लेमडा ई टू ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और फिर सेकंड टर्म में होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, थर्ड टर्म हो जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्यूब, लाइक दैट। तो द कोफिशिएंट ऑफ लेमडा टू द पावर k अपॉन फैक्टोरियल k इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x गिव द kth मोमेंट। तो हमें अगर इसका पूछे कि इसका फिफ्थ मोमेंट बताओ, तो ये होगा लेमडा टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 का जो कोफिशिएंट होगा वो उसका फिफ्थ मोमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो कोफिशिएंट होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर k होगा। तो इसी तरह द कोफिशिएंट ऑफ लेमडा टू द पावर k अपॉन फैक्टोरियल k इज द इन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x गिव्स द kth मोमेंट ऑफ x। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी है जो मैंने एक्सप्लेन किया, एक्टिविटी आप देख सकते हैं। अच्छा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाते हैं y को, और फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व है, आप देख सकते हैं। गामा डिस्ट्रीब्यूशंस, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब लेक्चर में कवर नहीं है, एक्स्ट्रा लेक्चर्स में है कवर्ड। इसके वैल्यू जो होते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस, इससे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं, फार्मूला दिया रहता है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है वीक 8। वीक 8 किससे पे बेस्ड है? वीक 8 हमारा है अननोन पैरामीटर एस्टिमेशन पे बेस्ड है। जैसे थीटा इज एन अननोन पैरामीटर और थीटा कैप इज ए फंक्शन ऑफ एन रैंडम वेरिएबल हो सकता है। हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा है, थीटा कैप है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ थीटा, एक्सपेक्टेड नहीं, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ थीटा जो थीटा कैप है वो एन रैंडम वेरिएबल्स का कोई फंक्शन हो सकता है। अच्छा, और एस्टिमेशन एरर जो होता है वो क्या होता है? गुड डिजाइन प्रिंसिपल, देखिए फॉर्मूला भी इसके भी होते हैं, देखिए आगे बायस, बायस वो होता है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप माइनस थीटा, इसको हम बायस बोलते हैं। और अगर ये जीरो हो तो हम इसको बोलते हैं अनबायस्ड है, थीटा कैप और थीटा अनबायस्ड है। बायस्ड इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर। एरर हमारा क्या होता है? एरर होता है थीटा कैप माइनस थीटा, और बायस होता है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू। और रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है उसका स्क्वायर्ड का एक्सपेक्टेड वैल्यू, थीटा कैप माइनस थीटा का स्क्वायर्ड का एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है वो रिस्क होता है। रिस्क इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर्ड एरर, स्क्वायर्ड एरर रिस्क इज द सेकंड मोमेंट ऑफ एरर। वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर जो होता है, वेरिएंस ऑफ थीटा कैप जो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको हम ऐसे लिखते हैं, रिस्क जो होता है वो बायस का स्क्वायर प्लस वेरिएंस होता है। इसके बेस्ट क्वेश्चन है फार्मूला बेस्ड, आप इसका एक्टिविटी क्वेश्चन देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। मेथड ऑफ मूवमेंट्स, मेथड ऑफ मूवमेंट्स से हम एस्टिमेटर डिजाइन अप्रोच जो हमारा दो लगाते हैं, मेथड ऑफ मूवमेंट MME और मैक्सिमम लाइक्लीहुड ML। तो मेथड ऑफ मूवमेंट में हम क्या करते हैं कि हम जो PDF होगा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया उस PDF से हम थीटा की वैल्यू
निकालेंगे M1 के टर्म में, M1 मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू के टर्म में, और फिर हम थीटा कैप के लिए इस M1 को कैपिटल M1 से रिप्लेस कर देंगे। और कैपिटल M1 क्या होता है, हमारा जो मोमेंट होता है, सैंपल का जो मोमेंट होता है वो कैपिटल M1 होता है। फर्स्ट मोमेंट होता है जो, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 डिवाइडेड n। और जो सेकंड मोमेंट होता है M2, सेकंड मोमेंट जो हमारा जो होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर का सम डिवाइडेड n। और इसी तरह जो थर्ड मोमेंट होगा उसके एक्स क्यूब का सम का सम होता है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर कैसे निकालते हैं हम, उनके प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके उसका लॉग लेके फिर उसका डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए, ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कंसिस्टेंट, तो ये इसके अप्रोच है। ओके, तो यहाँ तक वीक 8 का कंटेंट था, जो मैंने एक तरह से रिवीजन के नाम पे मैंने आपको ये बताया कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं, और उस पर मैंने थोड़ा सा लाइट दिया है। अगर आपको डिटेल इन चीजों के बारे में जानना है तो आप समरी वीडियोस देखें, और एक्टिविटी में अप्रोच आपको ज़्यादा पता चलेगा। एक्टिविटी में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, उसके वीडियोस अवेलेबल हैं, वो सब आपके लिए ही मैंने किया है। आप उसको देखें, उसका फायदा लें। अभी बहुत टाइम है एग्जाम में, 2 दिन में आप सारा कुछ कवर कर सकते हैं अगर आप कंसंट्रेट माइंड से फोकस होकर के देखें। तो आपका बिना डाइवर्ट किए माइंड, आप पूरा वीडियोस को ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप ध्यान थोड़ा भी डाइवर्ट होगा तो आपसे वो पॉइंट मिस हो जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर अभी आपके मन में डाउट है तो उसके थ्योरी पार्ट को और एक्टिविटी पार्ट को पूरा ध्यान से देखें, पूरा फोकस होकर के, आप पूरा माइंड इधर से उधर डाइवर्ट ना करें। पूरा फोकस करके देखें, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा और आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।